हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस प्रैक्टिस कोर्स ऑन थर्मोडायनामिक्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। राइट, गेट की प्रिपरेशन में आपकी जो भी हेल्प हो सकती है मेरी ओर से, आई होप आई एम हेल्पिंग यू आउट एंड दिस थर्मोडायनामिक्स कोर्स इज ऑल्सो हेल्पिंग यू आउट। सबसे पहले तो आप सभी को बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, बिकॉज वी आर गेटिंग a new parliament house today, and I hope this new parliament generates lots of jobs, right, for all the youth. सिर्फ इंजीनियर्स के लिए नहीं, सारे यूथ के लिए बहुत सारी जॉब्स निकले इस पार्लियामेंट से। सो आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू न्यू पार्लियामेंट की खुशी में। चलो मैं अपने बारे में बता दूं। माय नेम इज शिवम रंजन। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसको आपको करना है ज्वाइन अगर आपको चाहिए सारे पीडीएफ्स। मैंने आपको पहले ही बता रखा है इम्पोर्टेंस ऑफ योर डिजिटल लाइब्रेरी। तो वो आपको वैसे कुछ डिजिटल लाइब्रेरी तैयार करने में ये चैनल आपका बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि मैं सारे पीडीएफ्स यहीं शेयर कर रहा हूँ। सो ज्वाइन फॉर पीडीएफ, राइट। अगर आपको मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना है, आप मुझे इन दोनों जगह पे या तो मेल कर सकते हो या मेरा टेलीग्राम अकाउंट है ये, उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, राइट। उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। एक आपको कोई भी बुक्स चाहिए, कोई भी डाउट है, कुछ भी आपको पर्टिकुलरली इन पर्टिकुलर समझना है कि सर ये चीज़ समझा दो, ठीक है, तो अगर वो मेरे डोमेन का होगा तो आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट, ट्रस्ट मी। मैं बहुत लोगों को वीडियो सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर देता हूँ उनके डाउट्स के लिए, क्योंकि देखो चैट्स में एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है, तो मेरे लिए वीडियो सॉल्यूशन एक वीडियो बना के मैं भेज देता हूँ कि देखो ऐसा 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 हो रहा है, राइट। तो अगर आपको दिक्कत हो रही है आप मुझे मैसेज करो, आप मुझे कोई भी चीज़, अगर आपको कुछ स्ट्रैटेजी समझ नहीं आ रही, कल कुछ लोगों ने बोला सर एग्जाम के साथ कैसे गेट की प्रिपरेशन चालू कर रखूँ, मैंने उन्हें भी हेल्प किया। तो सबके पहले आप मुझे एक बार कॉल करोगे ना, तो इससे क्या होगा, मुझे एक आइडिया लग जाएगा कि अच्छा आपकी इशू ये है, आपका प्रॉब्लम ये है। तो इसके लिए पहले आप मुझे मैसेज कर दो, मैं आपको एक सूटेबल टाइम बता दूंगा, आप इस टाइम पे मुझे कॉल करो और फिर आप मुझे कॉल करके अपने डाउट्स पूछ सकते हो, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर अ स्मॉल चैनल, सो वी रिक्वेस्ट यू टू प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, ओके, लाइक आवर वीडियोस। इस चैनल के वीडियोस को आप लाइक करो, इस चैनल के लिंक को आप शेयर करो और इस चैनल को आप खुद सब्सक्राइब करो फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट। क्योंकि मैं आपको बता दूं, थर्मोडायनेमिक्स के बाद हम एसओएम का प्रैक्टिस कोर्स शुरू करने वाले हैं। एसओएम के माइंड यू, मैंने इंट्रोडक्शन के ही बहुत सारे क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं, और मैं सारा क्वेश्चन तो ऑब्वियसली क्लास में नहीं करवाऊंगा, मगर मैं आपको सारा क्वेश्चंस देने वाला हूँ, राइट। तो आपको आपके लिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का मैं सॉर्ट कर दिया है, थर्मोडायनेमिक्स का वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड। अब हम लास्ट चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज प्योर सब्सटेंसेस, राइट। अगर आपको थर्मोडायनेमिक्स में और क्वेश्चन चाहिए आप मुझे मैसेज करो कि सर इतना क्वेश्चन तो कर लिया, मगर मगर इट्स इंपॉर्टेंट कि आप पहले जो क्वेश्चन मैंने करवाए वो कर लो। ये नहीं कि आप क्वेश्चन बस कलेक्ट करते जा रहे हो, कर कुछ नहीं रहे हो, राइट। तो आप जितने क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ वो कर लो पहले, उसके बाद मुझे मैसेज करो कि सर ये क्वेश्चंस कर लिए, बाकी सब्जेक्ट्स भी मेरे सही चल रहे हैं, कोई बैकलॉग नहीं है, मुझे थर्मोडायनेमिक्स के और क्वेश्चन चाहिए। आप मुझे मैसेज करो, क्योंकि सिर्फ देखो सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स गेट पे नहीं आता, सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहूँगा थर्मोडायनेमिक्स मैं पढ़ाता हूँ तो बस थर्मोडायनेमिक्स थर्मोडायनेमिक्स करो, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको सारे सब्जेक्ट्स करने हैं, मगर आपको लगता है कि नहीं मुझे बाकी सब्जेक्ट्स में मेरे सही चल रहे हैं, जो जो मेरा टारगेट है वो कंप्लीटेड है, मगर मुझे थर्मोडायनेमिक्स में और क्वेश्चन चाहिए, आप मुझे मैसेज करो, मैं और क्वेश्चन दे दूंगा आपको। आपको किसी और सब्जेक्ट के क्वेश्चन चाहिए, मैं उस पर्टिकुलर फैकल्टी से अरेंज करके, मैं आपको कहीं ना कहीं से अरेंज करके मैं आपको सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आप बस मुझे एक मैसेज डाल देना, ठीक है। मेक श्योर यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियोस, और इस चैनल को ज्वाइन कर लेना, और इस चैनल को, दैट इज गेट इंजन, हमारा गेट इंजन को आप सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप ही हमारे गेट इंजन के ड्राइवर, फ्यूल, सब कुछ हो, ठीक है। तो वी रन ऑन यू, सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल टू मेक इट रन एफिशिएंटली, राइट। चलो मैं अपने ये कोर्स के बारे में बता दूं, ये सारे चैप्टर्स हो चुके हैं हमारे, फर्स्ट लॉ, ओपन सिस्टम, सब कुछ कर लिया है हमने, और थर्मोडायनेमिक्स रिलेशन के बहुत सारा जो डर था वो शायद निकल गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे डेरिवेशन करके दिखाए आपको, क्लास में एक वीडियो डाला, जो लास्ट वीडियो अगर आपने चेकआउट नहीं किया है, आपने ये प्लेलिस्ट चेकआउट नहीं किया है, डेफिनेटली करो। बहुत बहुत कॉन्फिडेंस मिलने वाला है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस करवाए हैं आपको, ठीक है, आप डेफिनेटली करो। प्योर सब्सटेंसेस के आज मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चंस लाए हैं, ठीक है। आज हम लोग प्योर सब्सटेंसेस का ये पहला सेशन है, मैं कुछ बेसिक क्वेश्चन लाया हूँ, क्योंकि इस बेसिक क्वेश्चंस का ऑब्जेक्टिव ये होता है, देखो अगर मैं थोड़े आसान क्वेश्चंस उठा के लाऊं ना, तो इससे क्या होता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप भी होता है, और प्योर सब्सटेंसेस का जो आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे ना, वो थोड़ा लेंदी होगा, क्योंकि उसमें आपको स्टीम टेबल की जरूरत होगी, राइट। मगर गेट के पेपर में आपको स्टीम टेबल नहीं मिलता है, तो स्टीम टेबल नहीं मिलता है तो क्या मिलता है, आपको डायरेक्ट वैल्यू मिलती है, आपको स्टीम टेबल में ढूंढना नहीं पड़ता है कि ये वैल्यू कहाँ है वो वैल्यू कहाँ है, राइट। आपको डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगा कि अच्छा इंथैल्पी की वैल्यू ये है, एंट्रोपी की वैल्यू ये है, स्पेसिफिक एंथैल्पी, एसएफ की वैल्यू ये है, एसजी की वैल्यू ये है, क्वालिटी एक्स निकालना होता है मोस्टली। तो वो सारी चीजें आज हम प्रैक्टिस करेंगे, सो दैट आपको देखो प्योर सब्सटेंसेस को थर्मोडायनेमिक्स के में बहुत ज्यादा हेल्प नहीं मिलेगा, लेकिन एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में इसका बहुत ज्यादा यूज है। जब हम वेपर पावर साइकिल पढ़ेंगे, जब हम रेफ्रिजरेशन पढ़ेंगे, तो उन जगहों पे बहुत भर भर के यूज है इसका।
ठीक है। तो उसके इसके इस चैप्टर के बिना आप वो चैप्टर्स भूल जाना, ठीक है। तो इसको इस चैप्टर के लिए बिल्डअप होना चाहिए आपका एक कमांड, और वही कमांड बिल्डअप करने के लिए आज का सेशन होगा। बहुत बेसिक, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन लाया हूं मैं, बहुत आसानी से करेंगे। और फिर एक बार ये हो जाए तो फिर नेक्स्ट सेशन में मैं थोड़ा और अच्छे क्वेश्चंस लाऊंगा, जो थोड़े मुश्किल लेवल के क्वेश्चंस माने जाते हैं, मैं वैसे क्वेश्चंस लाऊंगा। और ट्रस्ट मी, एक बार आप ये सेशन कर लोगे, उसके बाद अगले सेशन के क्वेश्चन को भी आप बहुत आसानी से उड़ा दोगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट बदलने वाले नहीं है। जो कॉन्सेप्ट आज यूज होंगे वही अगले सेशन में भी यूज होंगे, राइट। तो आज का एक सेशन, और मोस्ट प्रोबेबली कल नहीं तो परसों परसों सेकंड सेशन लेके फिर ये थर्मोडायनेमिक्स के प्रैक्टिस कोर्स को रैप अप करेंगे। और नए महीने से, दैट इज फर्स्ट ऑफ, ये कौन सा महीना चल रहा है अभी, मई चल रहा है ना, तो इधर 31 मई से या फिर 1 जून से हम एसओएम का प्रैक्टिस कोर्स शुरू करेंगे। तो बकल अप फॉर दैट। चलो आज के सेशन का शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। सो दिस क्वेश्चन सेज, एनएटी टाइप क्वेश्चन है, तो जरा पढ़े क्वेश्चन को, क्या कह रहा है। A two-phase liquid vapor mixture of ammonia at 38 degrees Celsius, right? So temperature initially is 38 degrees Celsius. देखो पावर भी चला गया, चलो। हैज ए स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया हुआ है। इन चीजों के साथ आपको बहुत डील करना होगा, दैट इज 0.06 मीटर क्यूब पर केजी। ओके, स्पेसिफिक वॉल्यूम दे रखा है इनिशियली, तो 1 कर दूं मैं। ओके, द क्वालिटी ऑफ अ टू फेज मिक्स, देखो जब एक ही डेटा दे रखा होगा ना, तो आपको ये समझ के चलना होगा, या तो वो सुपर हीटेड जोन में या वो सब कूल रीजन में, वो टू फेज रीजन में नहीं है। टू फेज रीजन में आपको क्या देगा, वीएफ देगा, वीजी देगा, दोनों सैचुरेशन कर्व का डेटा देगा। और आपको या तो ये क्वालिटी देगा, दैट इज ड्राइनेस फ्रैक्शन वगैरह आपको देगा, ठीक है। तो उससे आपको अंदाजा लग जाएगा। हर बार वो लिख के नहीं देगा कि ये सुपर हीटेड है या सब कूल्ड है। एक डेटा दिया है मतलब वो किसी सिंगल पेज रीजन में, ठीक है। तो मोस्ट ये आपका जो है सुपर हीटेड रीजन में, अमोनिया जो है सुपर हीटेड रीजन में, हैज ए स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ 0.06 मीटर क्यूब पर केजी, राइट। द क्वालिटी ऑफ अ टू फेज लिक्विड वेपर मिक्सचर एट माइनस, देखो यहां से क्या किया गया, इसको -17.8 डिग्री सेल्सियस पे ले गया गया, जहां पे ये टू फेज लिक्विड वेपर मिक्सचर में आ गया, टू फेज लिक्विड वेपर मिक्सचर आ गया मेरा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है आपका वीएफ, देखो यहाँ वीएफ दिया ना, 0.00151 मीटर क्यूब। तो इसको इस चैप्टर के क्वेश्चंस के साथ ना आपको डेटा के साथ बहुत ध्यान से यूज करना होगा, क्योंकि आपको जब स्पेशली स्पेसिफिक वॉल्यूम का जब आप डेटा यूज करोगे ना, तो आपको बहुत सारे डेसिमल डिजिट्स होंगे, ठीक है। तो आप भी जब कैलकुलेशन में यूज करो तो 4 डिजिट्स लेके चलोगे तो सेफ रहोगे। 4 डिजिट लेके चलोगे, हालांकि 3 डिजिट में भी आपका रेंज में ही रहेगा आंसर, लेकिन 4 डिजिट लेके चलोगे तो आप सेफ रहोगे। चलो, वीएफ दे रखा है इस लोकेशन पे, वीजी दे रखा है 0.5687 मीटर क्यूब पर केजी, ओके। एंड देन पूछा क्या है हमसे, क्वालिटी पूछा। क्वालिटी का मतलब क्या होता है हमारा, ड्राइनेस फ्रैक्शन पूछा है, राइट। ड्राइनेस फ्रैक्शन पूछा है उसने, और ड्राइनेस फ्रैक्शन को हम किससे दिखाते हैं, एक्स से दिखाते हैं। और ये होता क्या है, मास ऑफ वेपर। देखो कुछ नोटेशन भी मैं बता दूं आपको पहले। तो ये जो एल एफ दिखाऊंगा ना, ये सैचुरेटेड लिक्विड के लिए दिखेगा, सैचुरेटेड लिक्विड। ये जी जो दिखेगा वो सैचुरेटेड वेपर के लिए दिखेगा, राइट। ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, स्टैंडर्ड नोटेशन है। अगर आप कुछ और यूज करते हो तो कुछ और यूज कर सकते हो, राइट। अभी हमें ड्राइनेस फ्रैक्शन चाहिए, तो ड्राइनेस फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, हमें एक्स चाहिए, एक्स चाहिए, राइट। यानी कि ड्राइनेस फ्रैक्शन होता है मास ऑफ वेपर अपॉन टोटल मास, एम टोटल, या फिर इसकी तो मैं लिख सकता हूँ मास ऑफ वेपर अपॉन एम एफ प्लस एम जी, राइट। टोटल मास तो यही होगा, सैचुरेटेड लिक्विड प्लस सैचुरेटेड वेपर, राइट। तो ठीक है, चलो अभी के लिए ये मैं हटा रहा हूँ, आपको बस यही ध्यान रखना होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। स्पेसिफिक, हाँ, तो ड्राइनेस फ्रैक्शन पूछा है एट सेकंड लोकेशन, दैट इज -17.8 डिग्री सेल्सियस पे जब वो टू फेज रीजन में गया। तो क्वालिटी क्या होगा, क्वालिटी ऑफ स्टीम मतलब कि आपका ड्राइनेस फ्रैक्शन बेसिकली पूछ रहा है। तो देखो आपका सबसे पहले अगर 0.06 मीटर क्यूब इनिशियली था, राइट। और फिर हुआ क्या, टू फेज लिक्विड वेपर मिक्सचर, ठीक है। अभी देखो आपका मास में कुछ चेंज नहीं आ रहा है, राइट, और वॉल्यूम में भी कुछ चेंज नहीं आ रहा है, यानी कि स्पेसिफिक वॉल्यूम भी सेम रहेगा। और कह दिया सेम स्पेसिफिक वॉल्यूम, यानी कि स्पेसिफिक वॉल्यूम एट सेकंड लोकेशन इज इक्वल टू स्पेसिफिक वॉल्यूम एट फर्स्ट लोकेशन इज इक्वल टू 0.06 मीटर क्यूब पर केजी। अभी देखोगे बहुत आसानी से, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वी एफ प्लस एक्स इंटू वी एफ जी, राइट। एंड वी एफ जी क्या है, वी एफ जी क्या होता है, वी जी माइनस वी एफ, राइट, वी जी माइनस वी एफ, राइट। तो ये आपको आई होप इतनी चीजें पता होंगी। तो फिर ये क्वेश्चन करते हैं। तो V2 अगर मैं सेकंड लोकेशन के लिए लिखूं, सेकंड पॉइंट के लिए, तो V2 इज इक्वल टू वी एफ एट सेकंड लोकेशन प्लस x2 इंटू वी एफ जी एट सेकंड लोकेशन। सो इट इम्प्लाइज दैट 0.06, लेट्स पुट द वैल्यूज ओनली, 0.00151 प्लस x2 इंटू VFG that is 0.5687 minus
0.00151। देखो आज के क्वेश्चंस को ना बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन, लेकिन इतना लंबा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूं कि आपको जब भी ये ड्राइनेस फ्रैक्शन वगैरह निकालने के क्वेश्चंस आए ना, आप एक लाइन में करो, एक लाइन में करो। कैसे करोगे ये ड्राइनेस फ्रैक्शन के क्वेश्चंस को? आपको जरा मैं ये भी दिखा दूं। ये मूवी नहीं होगा, चलो नहीं हो गया क्या मूव? नहीं हो गया, चलो मैं ड्राइनेस फ्रैक्शन के क्वेश्चंस को आपको ना कैसे टैकल करना है वो दिखा दूं। एक्स यहां से मैं क्या लिखूंगा, v माइनस वी एफ अपॉन वी जी माइनस वी एफ, राइट। तो आपको इसी फॉर्म में, इस फॉर्म में आप डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू। इस फॉर्म में इतना लिखने की जरूरत नहीं है, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, v इज इक्वल टू वी एफ प्लस एक्स, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। एक बार में सिंगल लाइन में कैलकुलेटर में डालो और आंसर निकालो, राइट। सो x2 विल बी इक्वल टू, x2 विल बी इक्वल टू, यहाँ से मेरा x2 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, x2 इज इक्वल टू, लेट्स पुट द वैल्यू, एक बार में डालू 0.06 माइनस 0.00151 डिवाइडेड बाय 0.5687 माइनस 0.00151 एंड दैट इज इक्वल टू 0.1031, 0.1031, राइट। और परसेंटेज में पूछा है, देयरफॉर क्वालिटी की जो परसेंटेज होगी वो हमारी x2 इज इक्वल टू 10.31%। क्लियर है? क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। इट्स जस्ट दैट कि आपको बस ये सारे कैलकुलेशन, देखो मैं पहली बार में मैं ये क्वेश्चन एक लाइन में कर सकता हूँ। ओके 0.06 है, सेम स्पेसिफिक वॉल्यूम पता है, वी एफ पता है, वी जी पता है। ओके एक बार में डालो 0.06 माइनस 0.00151 डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड इज इक्वल टू, डिवाइडेड बाई 0.5687 माइनस 0.00151, एक बार में डालो 0.1031, एक बार में सिंगल लाइन का कैलकुलेशन होना चाहिए। सो दैट आप देखो, आपको कभी भी गेट में ना बस क्वालिटी पूछ के नहीं छोड़ेगा, आपको क्वालिटी के साथ कुछ और देगा, कुछ और डेटा देगा। जहां मान लो यहाँ पे एस एफ यू एफ सब कुछ दिया होता और इंटरनल एनर्जी पूछ देता, या वर्क इंटरेक्शन पूछ देता, चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछ देता, तो लंबा हो जाता ना क्वेश्चन। तो आपको एक्स ही निकालने में अगर आप 5 लाइन वेस्ट कर दोगे, तो फिर कब यू निकालोगे और कब गेट के अगले साल निकालोगे? क्या नहीं, इतना नहीं करना है, ठीक है। तो आपको एक लाइन में खत्म करना है एक्स, एक पार्ट को एक लाइन में कोशिश करो खत्म करने का। अब थोड़ा स्पीड अप पे भी बिल्डअप करो, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन किए हमने, तो आई होप आपके कैलकुलेशंस भी फास्टर हो गए होंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बहुत आसान क्वेश्चन था, आई होप क्लियर होगा ये। अगर डाउट हो कमेंट्स में डालो एज यूजुअल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, a two phase MCQ है, a two phase liquid vapor mixture of a substance has a pressure of 160 bar, okay, P1 is equal to 160 bar, all right, occupies a volume of 0.4 मीटर क्यूब, यानी कि वॉल्यूम इज इक्वल टू, ओके वॉल्यूम दिया है, स्पेसिफिक वॉल्यूम नहीं है, तो V इज इक्वल टू 0.4 मीटर क्यूब इनिशियली है, ओके। चलो आगे देखें क्या कह रहे हैं। The masses of the saturated liquid and the vapor present are, okay, mass of the saturated liquid MF is equal to 4 kg and mg is equal to 4.4 kg, okay, and then the specific volume of the mixture। तो ध्यान से जब भी आपको स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर बोलेगा ना, तो आप वॉल्यूम अपॉन टोटल मास करोगे, टोटल मास करोगे, बस गैस का नहीं, बस लिक्विड का नहीं, टोटल मास करोगे मिक्सचर की बात करेगा तो, ठीक है। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर इज इक्वल टू V1 अपॉन m total is equal to 0.4 अपॉन 4 प्लस 4.4, एक लाइन का क्वेश्चन, एंड दैट इज इक्वल टू कमिंग आउट टू बी इज इक्वल टू 0.4 अपॉन 8.4, 0.4 अपॉन 8.4 इज इक्वल टू 0.04762, 0.04762, ठीक है। तो बहुत लोग कहेंगे इतना आसान क्वेश्चन लाने की क्या जरूरत थी? जरूरत ये थी कि आपको एक फील आ जाए कि जब भी आपको मिक्सचर की बात करेगा ना, तो आपको बस एमएफ से नहीं डील करना है, आपको सिर्फ एमजी से नहीं डील करना है, आपको पूरे मिक्सचर के लिए मतलब टोटल मास के साथ डील करना है, टोटल वॉल्यूम टोटल मास, टोटल वॉल्यूम टोटल मास, राइट, राइट। आगे बढ़े, चलो। सो ए इज द राइट आंसर, यस ए इज द राइट आंसर, रेंज में भी है हमारा, ठीक है। लास्ट वाला आंसर हमने चेक नहीं किया ना, 10 पॉइंट चेंज किया, हाँ चेक किया था, 10.1 से 10.5, 10.31 आ रहा है, और कितने डिजिट में पूछा था? 1 डिजिट में पूछा था ना, तो 10.3 में लिख देता हूँ इसका आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 10.3%, 10.3%, ठीक है, क्लियर है। ये क्वेश्चन भी हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। A closed system consists of two phase liquid vapor mixture, again two phase liquid vapor mixture है of H2O, that means water का, मतलब कि water जो है two phase liquid two phase region में है, in equilibrium at 149 डिग्री सेल्सियस, that means temperature is equal to, initial temperature is equal to 149 डिग्री सेल्सियस, where Vf is equal to, Vf1 is equal to 0.00109 मीटर क्यूब पर kg, okay, all right,
and Vg is equal to Vg at 1 is equal to 0.404 meter cube per kg. All right. The mass of the saturated vapor present. Okay. Mass of the saturated vapor is equal to 0.9 kg. All right. If the quality of the mixture is x is equal to 0.8, 80%, that means 0.8 initial सब कुछ है. Okay. Then the total volume of the system. हमें क्या चाहिए? V total is equal to what? यही हमें चाहिए. ये हमें चाहिए. चलो देखो, Vf पता है, Vg पता है. उसी तरह V टोटल निकालने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए वो देखो. V टोटल इज इक्वल टू स्पेसिफिक वॉल्यूम इनटू मास. यही होगा, सही होगा. स्पेसिफिक वॉल्यूम चाहिए और मास चाहिए. स्पेसिफिक वॉल्यूम के लिए क्या लिख सकता हूं मैं? टू फेज रीजन में Vf प्लस एक्स Vfg. क्या ये निकाल सकता हूं मैं? हाँ. Vf पता है, x पता है, Vfg पता है. निकल गया. चलो V निकल गया. m कैसे निकलेगा? सोचो. अभी अभी मैंने आपको ड्राइनेस फ्रैक्शन का डेफिनेशन बताया था. सो x इज इक्वल टू mg अपॉन m, राइट. दैट इज टोटल मास. तो यहाँ से m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? mg अपॉन x. क्या मास निकला? हाँ निकला. जस्ट पुट द वैल्यूज. स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू एट फर्स्ट लोकेशन, या फिर मैं एक ही पॉइंट की बात कर रहा हूँ, मैं 1 हटा रहा हूँ. तो Vf प्लस एक्स इंटू Vg माइनस Vf. Vfg को मैंने Vg माइनस Vf लिखा. और लेट्स पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर. V इज इक्वल टू Vf दैट इज 0.00109 प्लस 0.8. अगेन एक लाइन में करना है. 0.404 माइनस 0.00109 एंड दैट वैल्यू इज 0.3234 मीटर क्यूब पर kg. देन टोटल मास के लिए mg अपॉन x दैट इज 0.9 अपॉन 0.8 एंड दिस वैल्यू इज 0.9 upon 0.8 and that is 1.125 kg, right. So V total is equal to 0.324 into answer, and that is equal to 0.3638. 2 डेसिमल प्लेसेस तक बोला है. 3638, तो 36 रखता हूँ मैं. 0.36 मीटर क्यूब. 0.36 मीटर क्यूब. रेंज में भी है, 34 से 38 रेंज में है. क्लियर है. बहुत आसान क्वेश्चन. बस आपको सारे डेफिनेशन से आपको क्या क्या चीज देखो, मैं अप्रोच देखो क्वेश्चन का. मुझे क्या क्या चाहिए, कहाँ से मिल सकता है, क्या चाहिए, कहाँ से मिल सकता है. बस यही करना होता है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना. अ क्लोज रिजिड कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब. ओके. क्लोज रिजिड कंटेनर का वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब. ओके. contains steam at 7 bar 500 degree Celsius. Okay. P1 is equal to 7 bar and T1 is equal to 500 degree Celsius. आपको आप ध्यान दोगे तो आपको ना हमेशा प्रेशर टेम्परेचर ऐसा वैल्यूज दिया होगा. मगर क्या होता है ना, आपको इसका कोई काम नहीं पड़ता है. अगर ये इसलिए देते हैं क्योंकि आपको जो डेटा देना कल को V इज इक्वल टू 0.5070 मीटर क्यूब, ये जो डेटा दिया है, कल को कोई उठ के ये ना बोल दे कि ये किस प्रेशर टेम्परेचर का, ये तो मुझे मालूम ही नहीं था. इसलिए आपको ऐसा डेटा के साथ दे देते. कल को कोई क्रॉस वेरीफाई करने जाएगा ना, तो आप देखोगे स्टीम टेबल में V का वैल्यू यही दे रखा होगा. मगर आपको स्टीम टेबल प्रोवाइड नहीं किया जाता. देखो आपके सेमेस्टर एग्जाम में ना क्वेश्चन यहीं तक होता. आपके सेमेस्टर एग्जाम में ना क्वेश्चन बस यही लिखा होता. V आप ढूंढोगे, ये आपके सेमेस्टर एग्जाम का क्वेश्चन होगा. V आप ढूंढोगे, ये सब आपको कुछ नहीं देगा. ये डेटा आपको कुछ नहीं देगा. दिस डेटा विल नॉट बी गिवन इन योर सेमेस्टर एग्जाम. बट गेट के साथ यही आसानी है, इसलिए गेट में ये इसके क्वेश्चंस बहुत आसान बनते हैं, क्योंकि आपको सारा डेटा तो वो दे रखा होता है. कोई इंटरपोलेशन करने की जरूरत नहीं. आधे लोग तो इंटरपोलेशन के नाम पे ही लेट जाते हैं. वो नहीं करना है. ठीक है. आपको गेट के लिए इतना मेहनत करना ही नहीं है. ये गेट के लिए बहुत आसान ही आएगा, इसलिए परेशान नहीं होना है. चलो देखते हैं क्या है क्वेश्चन आगे. प्रेशर टेम्परेचर दिया हुआ है और इस पे वॉल्यूम दिया हुआ है, स्पेसिफिक वॉल्यूम 0.5070 मीटर क्यूब पर केजी. ऑल राइट. चलो. द टेम्परेचर ड्रॉप्स एज ए रिजल्ट ऑफ हीट ट्रांसफर टू द सराउंडिंग. ओके. कुछ हीट ट्रांसफर हो गया एंड द प्रेशर रीचेस टू 0.5 बार, और प्रेशर हमारा घट के 0.5 बार हो गया. ठीक है. अभी यहाँ पे क्या क्या है, Vf दे रखा है और Vg दे रखा है. मतलब ऑब्वियसली ये टू फेज रीजन में है. Vf इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 1.03 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब पर केजी. दैट इज Vf एट सेकेंड लोकेशन है ये, और Vg एट सेकेंड लोकेशन इज इक्वल टू 3.420 मीटर क्यूब पर केजी. ऑल राइट. चलो जो डेटा दिया,
एज्यूम स्टीम इज द क्लोज सिस्टम, स्टीम एक क्लोज सिस्टम है, ठीक है, मतलब मेरा मास कुछ भी लॉस नहीं हो रहा है, नो मास लॉस, राइट, राइट, जितना मास पहले था उतना ही मास अभी भी है, राइट। द परसेंटेज ऑफ टोटल मास कंडेंस्ड इज, राइट, द परसेंटेज ऑफ टोटल मास कंडेंस्ड इज, इसका मतलब क्या होगा है, थोड़ा फील करो, पहले सारा का सारा स्टीम था, सुपर हीटेड वेपर, राइट, सुपर हीटेड वेपर, अब वो जो ठंडा हुआ ना, तो कुछ वो जो टू फेज लिक्विड में आया तो थोड़ा सा लिक्विड कंडेंस हो गया, और कुछ अभी भी वेपर स्टेट में, कुछ अभी भी वेपर स्टेट में, राइट। तो यही होता है टू फेज रीजन का मतलब कि कुछ कंडेंस हो चुका है और कुछ अभी भी वेपर स्टेट में है, राइट। सो चलो देखते हैं जरा, वी एफ टू पता है मुझे, वीजी टू पता है मुझे, क्या कर सकता हूं मैं, क्या कर सकता हूँ, टोटल मास अभी भी सेम, स्पेसिफिक वॉल्यूम अभी भी सेम रहेगा ऑब्वियसली, क्योंकि टोटल मास सेम है, और क्लोज रिजिड कंटेनर मतलब टोटल वॉल्यूम भी सेम, टोटल वॉल्यूम टोटल मास सेम, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम भी सेम, राइट। सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ V2 = V1 = 0.507 मीटर क्यूब पर केजी, एंड यहाँ से मैं फिर से x2 सेकेंड लोकेशन पे निकालूंगा, और वो लिखूंगा मैं, डायरेक्ट डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, V2 माइनस VF2 अपॉन VG2 माइनस VF2, एंड दिस वैल्यू इज, ये भी नहीं लिखने की जरूरत थी मगर मैंने लिख दिया, 0.507 माइनस 0.00107 डिवाइडेड बाई 0.50 0 पॉइंट सॉरी 3.420 माइनस 0.00107 सॉरी 103 ना, इक्वल टू 0.148 आ रहा है, 0.148, ये हो गया मेरा ड्राइनेस फ्रैक्शन, ये हो गया ड्राइनेस फ्रैक्शन। अभी क्या पूछा है, द परसेंटेज ऑफ टोटल मास कंडेंस्ड, राइट। सो x2 मतलब क्या हो गया, mg एट जो सेकंड लोकेशन पे होगा अपॉन m इज इक्वल टू 0.148, राइट। तो अगर मुझे टोटल मास का परसेंटेज पूछ रहा है, तो यहाँ पे अगर मैं कितना कंडेंस हो गया, यानी कि कितना लिक्विड स्टेट में, वो निकाल लूंगा तो आ जाएगा। तो mf बेसिकली हमसे पूछ क्या रहा है, पहले वो मैं बता दूं, mf दैट इज लिक्विड अपॉन टोटल मास इनटू 100, यही परसेंटेज पूछ रहा है हमसे, दिस इज दैट व्हाट दे आर आस्किंग, दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग। तो चलो देखो, mf की जगह मैं लिख सकता हूं mf अपॉन m इज इक्वल टू mg सॉरी m माइनस mg अपॉन m इज इक्वल टू 1 माइनस x राइट। सो बेसिकली 1 - x2 इज इक्वल टू व्हाट, 1 - x2 इज इक्वल टू 1 माइनस आंसर इज इक्वल टू 0.852, 0.852, राइट। तो ये जो अगर परसेंटेज में पूछेगा, परसेंटेज ऑफ मास कंडेंस्ड इज इक्वल टू 85.2%, ठीक है, 85.2%। देखो मैंने ऐसे, इसका एक और तरीका हो सकता था कि आप यहाँ से ना mg2 निकाल लो, mg2 निकाल लो, फिर m निकाल लो, और फिर आप जैसे यहाँ देखो m निकालोगे जैसे ही, तो v अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड दैट, ये कुछ वैल्यू आएगा, ठीक है। उसके बाद उसको यहाँ पुट करोगे तो यहाँ से mg2 आएगा, mg2 आएगा, फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो mf आएगा, mf एट सेकेंड लोकेशन, ठीक है, ये आएगा, ओके। और एक बार ये आया तो फिर आप डिवाइड करके भी आप फ्रैक्शन निकाल सकते हो, मगर जब आपको ड्राइनेस फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट पता है, जब आपको ड्राइनेस फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट पता है, तो आपको इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है, इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने बोला, आज का क्वेश्चन आसान है, आसान है, मगर आपको कॉन्सेप्ट पता होंगे तो ये जल्दी होंगे। आज का मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि इन क्वेश्चंस को जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो आपको बता दूं, वो आपको बता दूं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके गेट में नहीं दिखेंगे, मगर यही कॉन्सेप्ट यूज होके एक बड़ा क्वेश्चन में लगाएगा। तो ये छोटा क्वेश्चन को आप, मैं 4 लाइन में 4 पेज में सॉल्व करूं कोई मतलब नहीं है, एक पेज में 2 लाइन के अंदर कैसे सॉल्व हो सकता है वो मैं बता रहा हूं, वो मैं बता रहा हूं, राइट। सो दैट आप फील करो, थोड़ा स्पीड अप करो, क्योंकि आपने पूरा सेशन किया, 9 चैप्टर्स किए, 9 चैप्टर्स आपने मेरे साथ सॉल्व किए, तो ऑब्वियसली मैं एक्सपेक्ट करूंगा इस 10th चैप्टर में आपकी स्पीड थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, स्टीम इज इनिशियली एट 250 डिग्री सेल्सियस एंड 300 केल्विन, ओके, किलो पास्कल, ओके, T1 इज इक्वल टू 250 डिग्री सेल्सियस एंड P1 इज इक्वल टू 300 किलो पास्कल। आप मुझे ये भी बताना कमेंट्स में कि आपको ये जो फॉन्ट है, आपको व्हाइट बैकग्राउंड चाहिए या ब्लैक बैकग्राउंड पे बेटर है, ठीक है। आप मुझे ये भी बताना कि आपको व्हाइट बैकग्राउंड चाहिए या ब्लैक बैकग्राउंड ही अच्छा है, ठीक है। मैंने क्योंकि कल चेंज किया था, तो कल के लेक्चर में मैं पूछना भूल गया, आप मुझे कमेंट्स में भी बता देना कि आपको ये ब्लैक बैकग्राउंड सही लग रहा है या फिर आपको ये व्हाइट बैकग्राउंड पे ही मैं पढ़ा हूँ, जैसे पहले पढ़ा रहा था वैसे व्हाइट बैकग्राउंड पे रखूँ या ब्लैक बैकग्राउंड पे रखूँ। कुछ लोगों को आंखों में फिर दिक्कत होती है, बहुत चमक आती है, इसके लिए मैंने ब्लैक बैकग्राउंड भी ट्राई कर लिया है। मुझे पर्सनली ब्लैक बैकग्राउंड पसंद है, मगर आप मुझे एक बार बता देना, मैं व्हाइट पे भी पढ़ा सकता हूँ, ब्लैक पे भी पढ़ा सकता हूँ, नो इशूज। चलो, T1 P1 मुझे पता है, T1 एंड P1 मुझे पता है,
इट अंडरगोज आइसोथर्मल कंप्रेशन। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस क्या हुआ? आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन। देखो, इस न्यू वॉल्यूम बिकम्स 1/18 ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम। मतलब क्या? V2 इज इक्वल टू V1/18, राइट? ओरिजिनल वॉल्यूम का 1/18 हो गया। द स्पेसिफिक हीट लॉस्ट बाय द स्टीम इज, कितना हीट लॉस किया? मतलब क्या? Q12 इज इक्वल टू व्हाट? यही तो पूछा है हमसे। 1 से 2 के बीच में हमारा कितना हीट लॉस हुआ? हीट लॉस हुआ। और ध्यान से, हीट लॉस्ट है तो ऑब्वियसली जब हम फॉर्मूला में डालेंगे तो हमारा नेगेटिव आएगा, लेकिन हम पुट क्या करेंगे? पॉजिटिव पुट करेंगे। हम पुट क्या करेंगे? पॉजिटिव पुट करेंगे, क्योंकि उसने ऑलरेडी वर्ड यूज कर दिया हीट लॉस्ट, मतलब वो लॉस्ट की बात कर रहा है, तो हम फिर नेगेटिव को हम अपने साइन कन्वेंशन के हिसाब से हटा देंगे। चलो आगे देखें। प्रॉपर्टीज दे रखा है 250 डिग्री सेल्सियस, और इस पे मतलब पहले फर्स्ट स्टेट पे दैट इज V1 इज इक्वल टू 0 पॉइंट, और क्या रखा है? एज्यूम द प्रोसेस टू बी रिवर्सिबल। ओके, 0.7964 मीटर क्यूब पर केजी। ओके, इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल स्पेसिफिक वॉल्यूम पता है मुझे। फाइनल स्पेसिफिक वॉल्यूम भी सेम ही रहेगा। फाइनल स्पेसिफिक वॉल्यूम मैं निकाल सकता हूँ, क्यों? क्योंकि मास सेम है। तो V2 इज इक्वल टू V1/18। चलो पहले मैं सारा डेटा लिख लूँ यहाँ साफ से, क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएगा, मगर पहले सारा डेटा होना चाहिए मेरे पास। 7.5165 किलो जूल पर केजी केल्विन, राइट? राइट, और दूसरा डेटा ये दे रखा है। चलो अभी देखो ये आइसोथर्मल कंप्रेशन है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, राइट? टेम्परेचर कांस्टेंट है। अभी वॉल्यूम मेरा कम हुआ है, वॉल्यूम मेरा कम हुआ है। V2 इज इक्वल टू V1/18, V1/18। सो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ V2 इज इक्वल टू, सॉरी, स्पेसिफिक वॉल्यूम V2, क्योंकि मास सेम है मेरा। स्पेसिफिक वॉल्यूम V2 इज इक्वल टू स्पेसिफिक वॉल्यूम एट 1 एट 18 इज इक्वल टू स्पेसिफिक वॉल्यूम एट 1 मुझे पता है 0.7964 डिवाइडेड बाई 18 इज इक्वल टू 0.04424, 0.04424 मीटर क्यूब पर केजी। ठीक है, मुझे स्पेसिफिक वॉल्यूम पता है। अभी मुझे चाहिए Q12, Q12, राइट? सो Q12 विल बी इक्वल टू, देखो मैं पहले एंट्रोपी का रिलेशन दिया। देखो आप दो चीजें सोच सकते हो, दो चीजें सोच सकते हो। क्या क्या मैं बताता हूँ। Q12 इज इक्वल टू W12 प्लस डेल्टा U, ये सोच सकते हो। क्या यहाँ इसके लिए मुझे सारा डेटा पता है? क्या मुझे U पता है? नहीं पता है। क्या मुझे W12 निकलेगा? नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल है। चलो, लेकिन मैं आइसोथर्मल के लिए हम क्या लगाते थे? आइडियल गैस इक्वेशन के साथ लगाते थे। इंटीग्रल PdV हम करना होगा यहाँ। PdV मुझे पता नहीं है, प्रेशर एज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम। आइडियल गैस इक्वेशन लगा नहीं सकते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन लगा नहीं सकते हैं। तो फिर मतलब ये तो हम यूज नहीं कर सकते, ये हम यूज नहीं कर सकते। चलो ठीक है, नेक्स्ट अप्रोच क्या हो सकता है? नेक्स्ट अप्रोच क्या हो सकता है? क्या दिया हुआ है? एंट्रोपी दिया हुआ है, एंट्रोपी दिया हुआ है। हमने पढ़ा है ds इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी, राइट? यही होता है ds इज इक्वल टू प्लस एस जनरेशन का टर्म जो आता है वो तो जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है। मतलब क्या? मतलब क्या? अगर मुझे Q निकालना होगा, Q12 इज इक्वल टू टी इंटू S2 माइनस S1 लिख सकता हूँ, राइट? मतलब मुझे S2 माइनस S1 निकालना है। मतलब मुझे क्या चाहिए? आइसोथर्मल है, मतलब टेम्परेचर मुझे पता है। ये मुझे चाहिए S2 माइनस S1। चलो देखो, S2 माइनस S1 के लिए देखें। S2 माइनस S1 इज इक्वल टू, S1 मुझे पता है, हाँ पता है। S2 नहीं पता है, ओके S2 नहीं पता है, ठीक है। चलो S2 निकालें। S2 इज इक्वल टू SF2 प्लस X2 इंटू SG2 माइनस SF2। क्या क्या मुझे पता है? क्या क्या मुझे पता है? SF2 पता है, SG2 पता है, SF2 पता है, X2 नहीं पता है, X2 नहीं पता है। X2 मुझे निकालना होगा। अब X2 कहाँ से निकलेगा? अब X2 कहाँ से निकलेगा? तो X2 निकलेगा वो यहाँ से। ये डेटा हमने क्या बस ऐसे ही सपने में मजे मजे में निकाला? नहीं, हमें पता है V2 पता है, हमें VF पता है, हमें VG पता है, तो हमें X2 निकल जाएगा। उस X2 को हम यहाँ पुट करेंगे, हमें S2 निकल जाएगा। S2 माइनस S1 कर देंगे, उसको टेम्परेचर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें स्पेसिफिक हीट मिल जाएगा। तो यही क्वेश्चन आपके गेट एग्जाम के लिए ओरिएंटेड क्वेश्चन है, कि आपको डायरेक्टली वो आपको नहीं देगा। कोई और डेटा से आपको पहले ड्राइनेज फ्रैक्शन निकलवाया, उससे कुछ और डेटा निकलवाया, उस डेटा का कुछ और चीज में यूज किया। यहीं पे आपको स्पेसिफिक वो कर कह देता आपको कि स्पेसिफिक एंट्रोपी चेंज कितना हुआ है, सॉरी स्पेसिफिक आपका इंटरनल एनर्जी का चेंज कितना होता है, और आपको यू का डेटा दे दिया। जैसे एसएफ का डेटा दिया है, एसएफजी दे रखा है, वैसे डायरेक्ट जैसे आपको एसएफ का डेटा दे रखा है आपको, वैसे ही आपको यू का डेटा दे देता, और फिर आपको स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी का चेंज भी पूछ लेता। ठीक है, तो चलो एक एक करके ये जरा क्वेश्चन करेंगे। थोड़ा सा मैं इरेज कर रहा हूँ और जरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको। मैंने आपको सीक्वेंस बताया कि किस सीक्वेंस में सोचना है,
अब जरा इसको सॉल्व करते हैं और देखें जरा हम V2 सबसे पहले तो X2 निकालेंगे, एक लाइन में निकाल रहा हूं मैं। X2 इज इक्वल टू V2 माइनस VF2 अपॉन VG माइनस VF, दोनों सेकेंड लोकेशन का, और मैं ये डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ और आंसर निकाल रहा हूँ। V2 इज 0.004424, सॉरी 0.04424 माइनस 0.00125 डिवाइडेड बाई 0.05013 माइनस 0.00125, दैट इज 0.879, 0.88 ले रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। 879 आ रहा है, 0.88 ले रहा हूँ। X2 आ गया, अभी X2 आ गया मेरा, तो S2 आ जाएगा। S2 आ जाएगा, वो कैसे आएगा? S2 इज इक्वल टू SF एट सेकेंड लोकेशन प्लस X2 इंटू SFG एट सेकेंड लोकेशन। सो यहाँ से मैं S2 इज इक्वल टू डायरेक्ट डालू, सारे वैल्यूज को डायरेक्ट डाल के देख लूँ उनका। 2.7927 प्लस 0.88 इंटू SFG, डायरेक्ट SFG दे रखा है, वेरी गुड। 2.28 3.2808 एंड दिस वैल्यू इज 5.6798, तो 5.68 ले रहा हूँ मैं, ठीक है। सो S2 इज इक्वल टू 5.68 किलो जूल पर केजी केल्विन। और मैं आई होप कि आप इतनी मेहनत करोगे कि आप एक बार खुद से कैलकुलेट करोगे और सॉल्व करोगे, ठीक है। मैंने आपको फॉर्मूला भी लिख के दिया, S2 भी लिख के दिया। तो Q12 इज इक्वल टू T इंटू S2 माइनस S1। टेम्परेचर इज 250 डिग्री सेल्सियस, तो 250 इज 473, 523 केल्विन, 523 केल्विन एंड 5.68 माइनस S1 इज हाउ मच? S1 इज 7.5165, 7.5165 is equal to 5.68 minus 7.5165 multiplied by 523, and this value is 9 minus 960.489, माइनस 960.5 ले लेता हूँ मैं, 48 को 5 ले रहा हूँ मैं, किलो जूल पर केजी, ठीक है। अभी ये माइनस, जैसे मैंने बताया था आपको, ये माइनस हमारा हीट लॉस को सिग्निफाई कर रहा है, हीट लॉस को सिग्निफाई कर रहा है। मगर अगर क्वेश्चन में वो डायरेक्ट पूछ दिया है कि हीट लॉस कितना हुआ, तो हम बोलेंगे स्पेसिफिक हीट लॉस, स्पेसिफिक हीट लॉस्ट इज इक्वल टू 960.5 किलो जूल पर केजी। क्लियर है बात? क्लियर है बात? तो 960.5 किलो जूल पर केजी, राइट आंसर इज 960.5। कितने डिजिट तक बोला था? 2 डिजिट तक बोला था, तो 48 कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है। 2 डिजिट तक बोला है, मैं 48 ही रह देता हूँ। हाँ, 960.41, 40 से 84, वेरी गुड, रेंज में है, रेंज में है, ठीक है। मैं 48 कर दे रहा हूँ, मुझे लगा सिंगल डिजिट में है, इसलिए मैंने 5 कर दिया था, इसको 48 ही कर देता हूँ। 0.48 किलो जूल पर केजी, यहाँ भी 0.48 किलो जूल पर केजी। क्लियर है? क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा, जरा देख लो ध्यान से। अ पिस्टन सिलेंडर असेंबली कंटेन्स वाटर एट 99.58 डिग्री सेल्सियस 100 किलो पास्कल ऑल राइट। VF पता है, VG पता है, मतलब इनिशियली भी वो टू फेज रीजन में है, इनिशियली ही वो टू फेज रीजन में है। और मैं डेटा लिख लूँ, T1 इज इक्वल टू 99.58 डिग्री सेल्सियस, V1 सॉरी P1 इज इक्वल टू P1 इज इक्वल टू 100 किलो पास्कल, ओके। VF एट 1 इज इक्वल टू 0.00142 मीटर क्यूब पर केजी, ओके। एंड VG एट 1 इज इक्वल टू 1.6979 मीटर क्यूब पर केजी, ऑल राइट। चलो UF भी UG भी पता है मेरे को, तो ओके। UF एट 1 इज इक्वल टू 417.29 किलो जूल पर केजी, and UF at 2 is equal to 2505.5 किलो जूल पर केजी, ठीक है। विथ अ क्वालिटी ऑफ 60%, मतलब क्या? X1 इनिशियली जो X1 है वो है 0.6। चलो यहाँ तक की बात है, मैंने सारा डेटा उतार लिया है। वाटर इज हीटेड टू अ टेम्परेचर ऑफ 250 डिग्री सेल्सियस, मतलब क्या? T2 इज इक्वल टू 250 डिग्री सेल्सियस। देखो आपको भर भर के डेटा मिलेगा इसमें, तो बहुत ध्यान से डेटा के साथ खेलना है। और इस बार एक एक ही डेटा दिया है, मतलब ये सुपर हीटेड रीजन में पहुंच गया है। और यहाँ पे V इज इक्वल टू क्या है? 2.4062 मीटर क्यूब पर केजी, एंड U इज इक्वल टू 2733.9, तो ये V2 है और ये U2 है, एंड 2733.9 किलो जूल पर केजी, राइट। एट कांस्टेंट प्रेशर यानी कि P इज इक्वल टू कांस्टेंट है, तो यहां से मैं लिख सकता हूँ P2 इज ऑल्सो इक्वल टू 100 किलो पास्कल। चलो ठीक है। इफ द वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस इज 350 केल्विन, मतलब क्या? किलो जूल।
सो 1 से 2 इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू, और टोटल वर्क डन है मतलब स्पेसिफिक की बात नहीं है, तो 350 किलो जूल का यूनिट देखो, ठीक है। देन द हीट ट्रांसफर इन किलो जूल इज हाउ मच, राउंड ऑफ टू वन डेसिमल, नेग्लेक्ट द चेंजेस इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। देखो तो यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखो। तो W12 पहले मुझे पूछा क्या है, हीट ट्रांसफर, राइट। Q1 से 2 इज इक्वल टू अगेन W12 प्लस डेल्टा U 1 से 2 के लिए, राइट। मगर यहाँ मैं ये यूज कर सकता हूँ, यहाँ ये यूज इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि मुझे U का डेटा पता है, मुझे U का डेटा पता है, W का डेटा पता है, तो मैं यही यूज करूंगा, यही यूज करूंगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, राइट। तो अब देखो मुझे क्या क्या निकालना होगा, क्या क्या निकालना होगा। पहले मेरा W12 पता है, Q12 मुझे चाहिए, डेल्टा U12 के पीछे जाओ, डेल्टा U12 ओके, डेल्टा U12 मतलब U2 माइनस U1, U2 माइनस U1। देखो मैं इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मगर ये आपको एक बार में क्लिक करना चाहिए कि आपको क्या क्या पता है और किस तरह से अप्रोच करोगे, तो आपको एक बार में क्लिक कर जाना चाहिए। U2 माइनस U1 इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू U2 माइनस U1। क्या मुझे U2 पता है? हाँ U2 पता है। क्या मुझे U1 पता है? X1 पता है। U1 इज इक्वल टू टू फेज रीजन में है, तो ऑब्वियसली UF UG कुछ कुछ करूंगा मैं, U1 भी निकल जाएगा क्योंकि मुझे X1 पता है। क्या मुझे मास पता है? क्या मुझे मास पता है? नहीं। क्या मुझे मास पता है? नहीं। तो मुझे मास निकालना होगा, ऑब्वियसली मुझे मास निकालना होगा। अब मुझे मास कहाँ से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा? क्या कोई और डेटा है मेरे पास मास निकालने के लिए? क्या यहाँ पे मुझे देखो मास निकालने के लिए आपको टोटल का कुछ चाहिए, टोटल वाला टर्म चाहिए, टोटल वाला टर्म हर जगह स्पेसिफिक स्पेसिफिक टर्म है, तो आपको यहाँ से तो मास निकलेगा नहीं, यहाँ से तो आपका मास निकलेगा नहीं, हर जगह स्पेसिफिक टर्म है, मगर यहाँ एग्जैक्ट फॉर्म में आपका वर्क है, तो यहाँ से आपका मास निकलेगा। और कैसे निकलेगा? कांस्टेंट प्रेशर बोला है, तो W12 इज इक्वल टू P इंटू V2 माइनस V1 इंटू मास, या फिर मैं थोड़ा एक लाइन और लिख दूं पहले आपको, P इंटू V2 माइनस V1, और इसी को मैं लिख सकता हूँ P इंटू स्मॉल V2 माइनस स्मॉल V1 इंटू मास, राइट। यहाँ पे मास का टर्म दिख रहा है मुझे, स्मॉल V2 स्मॉल V1 सब निकाल सकता हूँ मैं। तो चलो एक एक करके मैं निकालना शुरू करता हूँ। पहले मैं क्या क्या निकाल सकता हूँ, मैं पहले V1 निकाल लूँ। सो V1 इज इक्वल टू VF1 प्लस X1 इंटू VG1 माइनस VF1, सो दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी, चलो सारा डेटा डालो। VF1 is PG1 1.6979 minus 0.001042 multiplied by 0.6 plus 0.001042, and this value is 1.019, 1.019। बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा है क्या? अच्छा अच्छा, VG भी ज़्यादा है ना, ठीक है। 1.019 आ गया। V1 इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू 1.019 मीटर क्यूब पर केजी। क्या मुझे V2 पता है? V2 पता है, तो M इज इक्वल टू W12 अपॉन P इंटू V2 माइनस V1 करेंगे, और W12 इज 350, प्रेशर 100 किलो पास्कल, V2 माइनस V1, V2 इज 2.4062, 2.4062 minus 1.019, and this value is coming out to be 2.4062 minus answer is equal to 350 divided by answer is equal to divided by 100 is equal to 2.52 kg, 2.52 kg आ रहा है। देखो मैं सारा कुछ एक लाइन में कर रहा हूँ, आपको भी करना है, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है आप ज्यादा लाइन लेके करो, मगर खुद से करो। जब तक करोगे नहीं, इतनी एफर्ट तो डालो प्लीज, इतनी एफर्ट डाल दो, ठीक है। मास आ गया हमारा, मास आ गया। अब मेरा अगला ऑब्जेक्टिव क्या था? U1 निकालना। सो U1 अगेन निकालता हूँ मैं, UF1 प्लस X1 इंटू UG1 माइनस UF1, एंड दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी, दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 417.29, sorry 2505.5 minus 417.29 multiplied by 0.6 plus 417.29, and this value is 1670.216, 1670 किलो जूल पर केजी, राइट, किलो जूल पर केजी। देयरफॉर अगर मैं लिखूंगा यहाँ, तो नेक्स्ट पेज ले लूँ, नेक्स्ट पेज ही ले लेता हूँ। डेल्टा U12 is equal to M into U2 minus U1, and that is equal to 2.52 into U2 is how much? U2 is 2733.9, 2733.9, 2733.9 minus 1670.219, and this value is coming out to be 2733.9 minus answer is equal to 252 is equal to 2680.48, 2680.48, right? Delta U W12 is equal to 350, 350, and then
Q12 is equal to W12 plus delta U12 is equal to 2680 plus 350, and this value is coming out to be 3030 किलो जूल। देखें आंसर है क्या? बहुत लंबा कैलकुलेशन हो गया। 3033, क्या गलती की हमने? 3033 और 3048 बहुत क्लोज हूँ, कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ है, एक बार देख लूँ मैं। V1 इज इक्वल टू 1.6979 माइनस 0.001042 इंटू 0.6 प्लस 0.001042, सारा डेटा मैंने सही लिखा है ना? 042 1.6979, ठीक है, 1.019 हो गया ये V1। तो V2 माइनस V1 इज इक्वल टू V2 माइनस V1 इज 2.4062 माइनस आंसर इज इक्वल टू इतना इंटू 100 इज इक्वल टू इतना 350 डिवाइडेड बाय आंसर इज इक्वल टू 2.5233 2.5233, चलो 2.5233 कर लें तो फिर आएगा क्या रेंज में इसको? 2.5233 kg अगर मैं कर लूँ तो क्या ये रेंज में आ रहा है? देखो थोड़ा सा मैंने डेटा को बढ़ाया है, मल्टीप्लाइड बाई 2733.9 माइनस 1670.219 इक्वल टू 2684 हाँ, फिर आ जाएगा प्लस 350 इज इक्वल टू 3034.04। हाँ, तो 2.5233 ले लोगे तो आपका रेंज में आ जाएगा, बट आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आपको गेट में हमेशा रेंज बड़ा ही मिलेगा। हाँ ठीक है, तो उसके लिए आप परेशान मत होना। दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू 2684.04 2684.04 किलो जूल, राइट? सो 2684.04 2684.04 प्लस 350 इज इक्वल टू 3034 किलो जूल, ठीक है। तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको गेट में रेंज सफिशिएंटली बड़ा मिलेगा, इतना इतना क्लोज रेंज नहीं मिलेगा कि आपको ऐसा 2 डिजिट पे आंसर मैच ना करे। इतना ये बहुत ही ज़्यादा क्लोज रेंज मैंने ले लिया है, ठीक है, इतना क्लोज रेंज नहीं मिलेगा आपको, एक अच्छा खासा रेंज मिलेगा, राइट? तो मैं इस रेंज को ही थोड़ा चेंज कर देता हूँ, चलो वेट करो, ये मैं रेंज को ना थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, इतना क्लोज रेंज आपको नहीं मिलेगा। लेट मी चेंज द रेंज। 303 3028 से 3038, ये रेंज कर दो, ठीक है, 3028 से 3038, ठीक है, ये रेंज ठीक रहेगा। आई थिंक ये रेंज अच्छा रहेगा, क्योंकि 3033 से 3.5 से 0.9 बहुत छोटा रेंज है, ऐसे ऐसे कैलकुलेशन में बहुत छोटा रेंज है, तो इतना छोटा रेंज आपको यूजुअली नहीं मिलेगा, ठीक है। ठीक है, तो ये था आज का सेशन, आई होप आपको मजा आया होगा। देखो मैंने हमने सारे तरह के क्वेश्चंस को एटलीस्ट थोड़ा सा टच किया, सारे कॉन्सेप्ट को, कि आपको क्या क्या डेटा मिल सकता है, क्या क्या डेटा आप पे आपको पहुंचना हो, और कैसे पहुंचोगे, कैसे सोचोगे, मैंने वो दिखाने की कोशिश की है आज के सेशन में। नेक्स्ट सेशन में थोड़ा और अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊंगा, मगर इस सेशन में ऑब्जेक्टिव ये था इस सेशन का कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आने चाहिए, राइट? आपको सारे क्वेश्चन समझ में आने चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, सारे बस हमें मुझे पता चलना चाहिए कि मुझे Q12 अगर चाहिए तो W12 और डेल्टा U12 चाहिए लगाना होगा, क्योंकि डेल्टा यू का टर्म्स दिया हुआ। लास्ट क्वेश्चन में क्या था, हमें S का टर्म दिया हुआ था, इसलिए मैं TDS वाले रिलेशन पे गया। यहाँ पे मेरे पास क्या है कि U12 का रिलेशन है, तो मुझे यू वाले रिलेशन पे गया, ठीक है। उसके बाद मैं जैसे जैसे चलता गया, जैसे जैसे चलता गया, मास मास अटक रहा है, ठीक है, मास अटक रहा है, वर्क से मुझे मास मिल गया, वर्क से मुझे मास मिल गया, एक बार मास मिल गया, उसके बाद V1 निकल गया, V1 निकल गया तो मैं मतलब V1 निकल गया तो वर्क निकल, मास निकल गया, मास निकल गया, उसके बाद U1 तो मेरे को पता ही था सारे डेटा से, और फिर मैं टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल लिया, टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क को ऐड किया, हीट निकल गया, ठीक है। तो ऐसे ही आपको सोचना है, ऐसे ही आपको सोचना है कि आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, अदरवाइज आप बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दोगे और आप सही अप्रोच से नहीं चलोगे, और फिर सारा सारा टाइम देखो घूम फिर के आंसर आ जाएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंसेस के क्वेश्चंस का आंसर आपको बहुत आसानी से आ जाएगा, मगर इट्स इंपॉर्टेंट कि आपको ऐसे क्वेश्चंस को कितना जल्दी टैकल करना है। जैसे ये क्वेश्चन था लास्ट क्वेश्चन, आपको देखो अगर आप एक्स निकालने में ही 4 लाइन वेस्ट करते, जैसे कि हम पहले के क्वेश्चंस में 4 लाइन में एक्स निकाल रहे थे, अगर हम एक्स निकालने में ही इतना टाइम लगाएंगे तो हम एस कब निकालेंगे? हमें एस भी तो निकालना है, हमें एस भी तो निकालना है, तो हम डायरेक्ट
ऐसे वैल्यूज को उठाएंगे। ओके, एक्स निकालना है, v2 माइनस vf2 अपॉन vg2 माइनस vf2। अगर vfg डायरेक्ट दे रखा है तो ठीक है, अदरवाइज vg2 माइनस vf2 करेंगे। कैलकुलेटर में किस तरह से पुट करना है, आई एडवाइज यू कि अभी से प्रैक्टिस करना शुरू करो कि आपको सारे डेटा एक लाइन में डाल के आपको डायरेक्ट आंसर कैसे मिले। आप इसकी चीज की थोड़ी प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। आई होप आपको मजा आया होगा। वी आर ऑलमोस्ट रीचिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स प्रैक्टिस कोर्स। एंड अगर आपको इससे कुछ भी हेल्प मिला है, please like our videos, please like our videos, make sure you subscribe to our channel, make sure you subscribe to our channel। ठीक है, पूरा प्लेलिस्ट अगर आपने एक्सेस नहीं किया है तो एक्सेस करो, प्लेलिस्ट एक्सेस करो। बहुत सारे अमेजिंग क्वेश्चंस करवाए हैं मैंने, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। देखो मैं बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं करवाता हूँ, ऐसा क्वेश्चन नहीं करवाता हूँ कि बिल्कुल आपको मतलब सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहो और क्वेश्चन ना बने। वैसा क्वेश्चन करने का फायदा नहीं है, वैसा क्वेश्चन करने का फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि गेट में आपको आपका एप्टीट्यूड चेक करेगा, तो वो आपको ऐसे बेफिजूल क्वेश्चन नहीं मिलेगा, आपको बहुत रियल लाइफ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, और आप आसानी से कर पाओ। वैसा ही आपका थिंकिंग एबिलिटी उस तरह से डेवलप हो जाए। मेरा ऑब्जेक्टिव यही था इस कोर्स के साथ, एंड आई होप आई हैव फुलफिल्ड दैट। आई होप आपको वो कॉन्फिडेंस मिला होगा। जो लोग पूरा प्लेलिस्ट एक्सेस करेंगे उन्हें डेफिनेटली ये फील होगा कि ये बहुत बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस कोर्स था, जहां मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स को टच किया, ऑलमोस्ट सारे तरह के क्वेश्चंस को टच किया मैंने। जिस भी चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस बन सकता था वो सारे क्वेश्चंस को मैंने टच किया। हाँ, मैं मानता हूँ हीट के क्वेश्चंस को मैंने थोड़ा कम छुआ है, ठीक है, मगर आप मैं इतना क्वेश्चंस करवा रखा है कि मुझे लगता है कि हीट का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे। मगर अगर मैं फिर भी बोलता हूँ, किसी को अभी भी लगता है कि थर्मोडायनेमिक्स में मुझे और क्वेश्चन चाहिए, तो पहले आप मुझे ये बताना कि आपने ये सारे क्वेश्चन खुद से किए या नहीं। अगर खुद से कर लिए तो आपको जरूरत नहीं है। अगर आपको फिर भी चाहिए तो आप मुझे मैसेज करो, आई विल शेयर मोर क्वेश्चंस विद यू, आई विल शेयर मोर क्वेश्चंस विद यू, राइट। सो मेक श्योर यू लाइक आवर वीडियोस। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आपको इससे कुछ भी हेल्प मिला है इस सीरीज से, तो आप कमेंट करेंगे योर सजेशंस, योर सजेशंस, योर फीडबैक्स। आप अपने फीडबैक्स को हमें मैसेज करो, कमेंट में डालो, ठीक है। और रिव्यू डालो, इस सेशन का रिव्यूज को डालो, जो भी है आप कमेंट्स में डालो, कमेंट्स में डालो। और इस चैनल के लिंक को प्लीज शेयर किया करो यार, और सब्सक्राइब करो इस चैनल को। बहुत धीरे धीरे सब्सक्राइबर्स बेस रहे हैं। मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ कि देखो, यूट्यूब के इस तरह के कंटेंट्स के साथ मैं बहुत बड़ा सब्सक्राइबर बेस नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ जेन्यून सब्सक्राइबर्स हो, कुछ सब्सक्राइबर हो मगर जेन्यून हो, जिन्हें पढ़ना हो, जिन्हें पढ़ना हो, ठीक है। तो आई होप आपको मजा आ रहा होगा। थैंक यू सो वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलो बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टेक केयर।